फाइनेंस बैंक आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन है दोस्तों, आज सब्सक्रिप्शन का पहला दिन था। आज ये आईपीओ ओपन हुआ, कितना पैसा निकल के आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ये हम समझने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि कितना रिटेलर्स के द्वारा पहले दिन सब्सक्राइब किया गया है। अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा निकल के आता है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो मार्केट्स में अब आने वाला है। और आज इसका फर्स्ट डे था, आज इस आईपीओ का। और अभी 2 दिन और बाकी है, 13th एंड 14th ऑफ जुलाई। तो 2 दिन और है आपके पास इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने के लिए। दोस्तों जो कंपनी है वो 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ लेकर आई है। टू बी फेयर, बहुत सही तरीके से कंपनी ने अपने आईपीओ को प्राइस इन किया। रीजन सिंपल था, कंपनी को भी पता है कि अगर ज़्यादा प्राइस इन कर देंगे तो मार्केट्स अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। और ये भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट हमेशा दोस्तों एक इवेंट रहेगा कि जब भी दोस्तों कोई कंपनी है अगर वो सही प्राइस बैंड पे अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, तो ये है कि आप इन्वेस्टर्स को पता है कि हाँ किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है। और आई थिंक जो अभी पीकेएच वेंचर्स आईपीओ निकल कर आया, उससे ये सीख सब प्रमोटर्स ने ले ली होगी, सब लीड मैनेजर्स ने ले ली होगी, सब यहाँ पर जो भी है मतलब आईपीओ लेकर आते हैं उनके द्वारा ये सब कुछ समझ चुका होगा कि हाँ सही प्राइस पॉइंट पे लेके आओ। अगर सही पे लेके आओगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, गलत पे लेके आओगे तो डेफिनेटली रिस्पांस जो है वो नहीं मिलने वाला है, और वो एग्जैक्टली होता हुआ नजर आएगा। अब इस आईपीओ के अंदर भी बात खास यही है कि 25 रुपए के प्राइस पॉइंट पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, जो बिल्कुल फेयर इन है कि प्राइस जो है वो बिल्कुल फेयर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव रख दिया या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत चीप है। लेकिन ये बात जरूर है कि कंपनी ने जगह छोड़ी अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने की। 600 शेयर्स कुल मिलाकर मिलने वाले, ये पूरा 500 करोड़ का इशू था, लेकिन कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से 222 करोड़ जुटा लिए। तो दोस्तों अब 278 करोड़ 277 करोड़ के आसपास का जो इशू है वो बेसिकली बचा हुआ है। तो 222.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटाए और 278.5 करोड़ का बचा हुआ है। लेकिन क्योंकि रिटेलर्स के लिए कितना पोर्शन रखा गया है, तो ये समझ लीजिए कि एंकर इन्वेस्टर्स को 44.53% ऑफ द इशू का एलोकेशन कर दिया गया है। अब क्यूआईबीस के पास बचता है करीबन 29.70%, एचएनआईज के पास बचता है 14.85%, रिटेलर्स के पास बचता है 9.90% और कंपनी के एम्प्लॉयज के पास है 1%। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 100% के आसपास का पूरा इशू हो जाता है। यानी इसके अंदर 4 कैटेगरीज अभी रखी गई है, क्यूआईबीज, एचएनआईज, रिटेलर्स एंड एम्प्लॉयज। ये 4 कुल मिलाकर कैटेगरीज है। 5वीं एंकर इन्वेस्टर्स की थी जिनको ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है 222.5 करोड़ यहाँ पर रुपए के आसपास उनके द्वारा पैसा जो है वो बेसिकली आ चुका है। और 222 करोड़ अगर 44% है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ओवरऑल बुक हुआ है, एंकर बुक निकल कर आई है। और ये अपने आप में बहुत मैटर करता है, बिकॉज याद रखिए कोई भी आईपीओ हो अगर उसकी एंकर बुक सॉलिड है तो मतलब वो इशू बढ़िया करता हुआ नजर आता है। मोस्ट लाइकली यही देखा गया। अब चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो पहले दिन तो क्यूआईबीज अपनी परंपरा निभाते हुए ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, और वो एक्जैक्टली वही होता है कि पहले दिन क्यूआईबीज का पैसा नहीं आया है ज़्यादा, 0.04 टाइम्स या फिर आप 4% के आसपास का सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। मात्र 6.2 करोड़ की बिड आई है। ओवरऑल 24,85,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूआईबीज फर्स्ट डे पैसा नहीं लगाते हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कोई रखता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एचएनआईज की, तो एचएनआईज के पास 15% के आसपास का इशू है, इसलिए 8.97 टाइम्स आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जो इशू है वो सब्सक्राइब हो गया। अब देखिए इस आईपीओ के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो कैटेगरीज है उसको सही तरीके से डिवाइड नहीं किया गया। अगर सही तरीके से डिवाइड किया जाता तो आई थिंक वो बेहतर रहता। बिकॉज देखिए अब होगा क्या, पहली बात तो बहुत कम तो देखिए ये पोर्शन रखा गया। अब इसके कारण होगा क्या, सिंपल कि क्यूआईबीज के पास सबसे ज्यादा पोर्शन जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट उनको सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद एचएनआईज को मिलेगा और रिटेलर्स को बिल्कुल कम मिलेगा। अब चलिए कंपनी के एम्प्लॉयज की बात तो हम नहीं कर सकते बिकॉज एम्प्लॉयज को तो हमेशा पोर्शन कम ही दिया जाता है। अगर 35% रिटेलर्स को दे देते तो कंपनी और अच्छा, मतलब ये होता है कि हाँ कम से कम रिटेलर्स भी पैसा बनाते हैं। इस आईपीओ के अंदर होने क्या वाला है, बहुत गिने चुने रिटेलर्स ही पैसा बना पाएंगे बिकॉज इशू बहुत छोटा है। कुल मिलाकर एचएनआईज ने 8.97 टाइम्स लगाया, मतलब 665 करोड़ टोटल। यानी अगर मैं देखा जाए तो इसमें बिग एचएनआईज ने आज करीबन 8.14 टाइम्स और स्मॉल एचएनआईज ने 10.63 टाइम्स पैसा जो है वो अच्छा खासा निकल के आया पहले दिन, ये अपने आप में हम कह सकते हैं। अगला आता है रिटेलर्स। अब रिटेलर्स का आप खुद नोटिस कर सकते हैं पहले दिन 15 गुना सब्सक्राइब हो गया, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स हम कह सकते हैं। तो बात सिंपल है कि दोस्तों जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कम होने वाले हैं। अब क्योंकि इशू ऑलरेडी बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं जो पोर्शन रखा गया है रिटेलर्स के लिए वो ऑलरेडी इतना छोटा है कि यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अलॉटमेंट की करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बट स्टिल देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक बात कही थी कि आना होता है तो 100 में से भी एक का आ जाता है और ना आना हो तो 2 में से भी एक का नहीं आ पाता है। तो अब आपका काम है लगाना। आप आईपीओ के अंदर पैसा लगाइए, ये ना सोच के कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। ज़्यादा लगाएंगे यानी अलग अलग एप्लीकेशन लगाएंगे आप, डिफरेंट आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पैन कार्ड से, आपके दोस्त रिश्तेदार, ताकि आपको अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो। एक ही यहाँ पर जरिया है। और याद रखिए हमेशा प्राइस बैंड जब भी चुने वो 25 रुपीज़ का चुने। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब भी दोस्तों प्राइस बैंड चुनना होता है तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड चुनना है ताकि आपका जो बिड है वो एक्सेप्ट की जाए। जब आईपीओ 25 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे एंकर इन्वेस्टर्स को दे रहा है कंपनी, तो वो आपको भी 25 रुपीज़ के आसपास 25 रुपीज़ पे ही देगी, ना ही 24, ना ही 23, ना ही 23.5, ना ही 24.5। आपको लगाना किस पे है, ओनली एंड ओनली 25 रुपीज़ पे। और क्योंकि देखिए अब ये इशू
ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक एप्लीकेशन ही लगाई रिटेलर से भी, ताकि यहाँ पर आपका चांस बनेगा, क्योंकि आप अगर मल्टीपल बिड्स लगा देंगे तो फिर आपका चांसेस नहीं बनेगा, बिकॉज इशू ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो रिटेलर्स को भी मिलेगा तो एक लॉट ही। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर पहले दिन ये जो इशू है वो 5 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा है, एक बहुत ही बेहतर सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। और हम कह सकते हैं कि इसी तरह का सब्सक्रिप्शन जो है वो रेगुलर, यानी जो 3 दिन अब 2 दिन और बचे हैं उसके अंदर भी निकल कर आएगा। मान के चलिए जो इशू है वो 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होने का पोटेंशियल रखता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि QIBs कितना लगाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है देखने का। बट रिटेलर्स, HNIs ने तो अपना काम शुरू कर दिया है पहले दिन से ही। QIBs हमेशा आखिरी दिन लगाते हैं, तो लेट्स सी आखिरी दिन कितना पैसा जो है वो QIBs का आता है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट 3 गुना पहले दिन इशू को भर दिया है। यानी एक बात तो साफ है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अपनी कंपनी के अंदर पूरा विश्वास रखते हुए ये हम साफ नोटिस कर सकते हैं। अब अगर इसकी करंट ग्रे मार्केट की बात कर लें, करंट ग्रे मार्केट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की काफ़ी बढ़िया चल रही है। 64-68% लगातार इसके आसपास ग्रे मार्केट चल रही है, 16-17 रुपये के आसपास। तो आई थिंक ये बात तो साफ है कि ग्रे मार्केट में तो एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। बढ़िया बात है, ये है कि कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पेपर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़रूर कंपनी का IPO आने से पहले कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको एक अलग सा ब्लास्ट देखने को मिला है, बट स्टिल, क्योंकि देखिए बैंक है तो एक रेगुलेटरी बॉडी है इसके ऊपर नजर रखने वाली। तो एक बात क्या है कि आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि कंपनी का प्रॉफिट इतना ऊपर कैसे आया। वो कंपनी ने शो किया है और उसको RBI ने भी, हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब रेगुलेटरी बॉडी है तो नजर रखी होगी, अप्रूव किया ही होगा, राइट। तो ये बात तो साफ है कि कंपनी कुछ भी गलत सलत करेगी तो हमको पता चल जाएगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है फॉर द लिस्टिंग गेन्स, डेफिनेटली अप्लाई करिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात अभी नहीं करेंगे, बेहतर क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीजन सिंपल है मेरा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, यानी जो कंपनी के आने वाले Q1 नंबर्स होंगे वो किस तरह के निकल कर आते हैं। और आई थिंक अगर आप कंपेरेटिवली उसको फिर नंबर्स को अगर हम कंपेयर भी करेंगे इस अलग अलग स्पेस के अलग अलग कंपनी से, अलग अलग बैंक से, तो फिर डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ कंपनी ग्रोथ पे कहाँ खड़ी हुई है, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जरूर कंपनी के पास अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, वो कंपनी के पास दिखती भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब आने वाला समय किस तरह का। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सिंपल बात कि क्या लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर अप्लाई करके चलूंगा इस IPO के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।